कि atoms are the smallest particle and it is indivisible, ये तो अब थ्योरी डिस्कार्ड कर देना था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो सेम वही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने किया। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसा थॉमसन के द्वारा किया गया था, 2 इलेक्ट्रोड लिया गया था, वैसा ही गोल्डस्टीन ने भी 2 इलेक्ट्रोड लिया। थोड़ा सा डिफरेंस ये है इनके एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने जो कैथोड लिया दैट वाज परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स होल्स, छेद है उसमें, देखते हो, कटा कटा कटा, और थोड़ा सा उसको सेंटर पे रखा। कैथोड वाज प्लेस्ड नियर अबाउट सेंटर। जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, वी आर स्टडिंग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ओके, एंड दिस discovery was done by the scientist named Goldstein. Okay, what he did for his experiment, he also taken discharge tube and placed 2 electrodes. One was connected from the negative terminal of the cell and the another from the positive terminal of the cell. The electrode which is connected from the negative terminal is known as cathode, and the electrode which is connected from the positive terminal of the battery, here we will say battery because 2 cells are here, and as we know that group of cells known as battery. So the electrode which is connected from the positive terminal कैथोड और एनोड, ये ध्यान देना है कि कैथोड इज परफोरेटेड। कैथोड क्या रहेगा? परफोरेटेड रहेगा, छिद्रदार। हाँ, ये यहां मैं करूंगा जो डिस्कवरी में किया गया इनके एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन में, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस रखा गया। तो एक चीज इसमें ऑब्जर्व किया गया, कंडीशन वाज सेम, दैट हाई वोल्टेज लो प्रेशर, और ये भी मैं करूंगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा गैस भी लिया जा सकता है। तो एक चीज ऑब्जर्व किया गया यहाँ पर कि पाया गया कि सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड साइड। ओके, ऐसा लगा है, और कुछ इस तरह से लगा जैसे कि पानी बहता है ना नाला में, उस तरह का लगा हमको। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया एनोड रेज, एनोड रेज, ओके। और दूसरा नाम इसका कैनाल रेज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लगता था जैसे पानी ऐसा कुछ बह रहा है।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये एमिट कर रहा है अपना रे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनोड एमिट कर रहा है रे। होता क्या है कि जो इसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन गैस इसमें भरा हुआ है और कैथोड रे जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, जो कैथोड रेज जो इसके द्वारा एमिट हो रहा था, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन एटम्स को नॉक कर रहा था, ठीक है, उस पर कोलाइड हो रहा था, टकरा रहा था। तो कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन गैस के एटम से कोलाइड कर रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो खुद क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात कि एक्चुअल में कहा जाए कि जो यहां हाइड्रोजन गैस का एटम्स है उसको कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन निकल गया। और आप पढ़े हैं कि यदि किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो वो एटम चार्ज हो जाता है, जिसको हम आयन कहेंगे, और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल ये बात, ये गया सारे हाइड्रोजन गैस के एटम को कोलाइड किया और सब जगह क्या हो गया, पॉजिटिव आयन आपको दिखने लगा, जिसको हमने एनोड रेज नाम दिया। तो ये ध्यान रखना है कि एनोड रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम द एनोड। एनोड कोई रे नहीं एमिट रिलीज करता है, ये बात याद रखिए। समझ गए? ये बात समझ में आई सबको? हेलो? हाँ, ये होता है। उससे क्या हो रहा है कि उस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब इधर का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम से टकराएगा तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, ठीक है। तो जब वो उसको स्ट्राइक करेगा एटम को, तो वो एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो फिर वो भी अपने एनर्जी को बैलेंस करेगा ना जी। तो कैसे करेगा? कुछ रिवील करके बैलेंस करेगा। तो रिवील क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन वो खोज, हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन को बाहर से उसको टकराया, वो एनर्जी दिया, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन उसमें समान ही गया कैथोड रेज वाला, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, समान ही गया, ये नहीं समझेंगे कि जाके इलेक्ट्रॉन उसमें चल गया, तब तो फिर दूसरा बात है। उसको मारा तो इससे भी तो एनर्जी हुआ ना भाई, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जब इसको नॉक किया तो ये एनर्जी गेन किया, कौन? हाइड्रोजन एटम। तो ये तो जानते ही हो कि कोई भी हाँ 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 हाँ, तो जब टकराया तो ये एनर्जी गेन कर लिया। तो कोई भी चीज हो, वो अपना जो एक मिनिमम एनर्जी रखे रहता है, उसका टेंडेंसी होता है कि हम उतना में ही रहें। लेकिन जब ये इसको मारा तो ये हाई एनर्जी में आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो किसी तरह से प्रोसेस अपनाएगा कि हम जितना एनर्जी में थे वैसे ही में रहें। तो उसके बदले में वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम निकाला तो ये क्या हो गया? ये खुद क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो एक्चुअली यही पॉजिटिव चार्ज जो हुआ उसी को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। हाँ, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन। मीन्स सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हम लोग बोल देते थे कि रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, वो बात यहां कहना जायज नहीं होगा कि रेज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड, है ना।
एनोड से वहां कुछ नहीं निकल रहा था। ये तो लग रहा है कि उधर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए हम लोग नाम दे दिए एनोड रेज। ठीक है, ओके। एनोड रेज आर कौन? एनोड रेज जो होगा वो कैसा पार्टिकल कंसिस्ट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करेगा, और उसी को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? प्रोटॉन। ओके, यदि मैं देखूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, तो बहुत हद तक सिमिलर है आपका कैथोड रे जैसा। जैसे हम लोगों ने कैथोड रेज में बोला था, पढ़ा था कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सेम यहां भी है कि ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये फर्स्ट हुआ। और ये हम लोग डिस्कस भी किए कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन, consists of positively charged particles known as, बताओ क्या होगा? प्रोटॉन। ठीक, ये चीज हमारा हुआ। फिर यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि नेचर जो होगा एनोड रेज का, वो डिपेंड करता है कि व्हाट गैस यू हैव एनक्लोज्ड इन इट। ठीक, द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन the gas enclosed in discharge tube. ओके, जैसे आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम लीजिएगा, उसका नेचर अलग हो जाएगा, क्योंकि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ही कोलाइड कर रहा है, लेकिन अब मान हीलियम है ना, हाइड्रोजन या कोई दूसरा गैस लेते हैं, तो उसका जो अपना क्या कहते हैं मास होगा, वो अलग अलग होगा। तो एक चीज मैं बता देता हूं वहां पर कि जैसे कैथोड रेज के केस में E/m रेशियो लिया था हमने, चार्ज बाय मास रेशियो, उसी तरह से इसमें अगर लेंगे चार्ज बाय मास रेशियो, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो वो किस कारण से? आप डिफरेंट गैस उसमें इंक्लोज कीजिएगा तो डिफरेंट वो आएगा। चार्ज बाय मास रेशियो कल बताया था, याद है ना? ध्यान दिए थे? चार्ज बाय मास रेशियो 4। हाँ, लास्ट में हम बोले थे चार्ज बाय मास रेशियो। फोर्थ पॉइंट ये हुआ, सेम उसी तरह का बात, जैसे कैथोड रेज में आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, मीन्स एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो कैथोड शिफ्ट कर गया था प्लस की ओर, तो ये शिफ्ट कर जाता है माइनस की ओर। तो यही तो बताया कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और फिफ्थ पॉइंट में दे देता हूं, E/m रेशियो डिफर। शॉर्ट में लिख दिया, नोट्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिविजिबल, लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, क्या पता चला कि डाल्टन इतने बड़े साइंटिस्ट ने भी हमें कुछ गलत बताया, लेकिन तब भी हम उन्हें ऑनर दे रहे हैं। क्यों ऑनर दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं
कि उस फील्ड में उन्होंने इनिशिएट तो किया, शुरुआत तो की उन्होंने। अगर वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं लाते तो बाकी साइंटिस्ट का उस तरफ निगाह कैसे जाता, है कि नहीं ये बात? तो इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो पहले से ही नहीं सोच लें कि गलत हो जाएगा। गलत तो सब लोग करता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट। अभी हम इसलिए ये नाम इसलिए मैं आपको बूस्टअप करना चाहा, क्योंकि अभी जब मैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या ये बताया है थॉमसन, लेकिन तब भी हमारे बुक में है। क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं शुरू करता तो आगे के साइंटिस्ट फिर उसमें रिसर्च नहीं करते। उसी तरह से आप भी मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले से मत हारिए, आप गलत ही बनाइए लेकिन शुरू होइए। धीरे धीरे क्या होगा, आप में ब्रेन में एनालाइजिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी और आप बहुत हद तक बना लेंगे। समझ गए? इसलिए मेरा यही कहना है। मैं ज्यादा श्लोक और ये सब तो नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ बच्चा मुझे कभी कभी बोला भी है कि सर मेरे से मैथ नहीं बनता था, लेकिन आपका एक बात था, वो बात ये था कि मैं बोलता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यदि आप मन से हार जाइएगा तो कोई आपको जिता नहीं सकता है, और अगर आप मन से जीते हुए हैं तो आपका जीत तय है। ठीक है? कितना भी हम लोग कोशिश करते रहें, आपकी इच्छा अगर नहीं होगी तो कोई आपको डिगा नहीं सकता है। और जिस दिन आप में विलिंगनेस आ जाएगा कि आई विल डू, बस यू मस्ट डू। समझ गए? तो अच्छा लगा मेरा बात? कोई बोल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है ना भाई, तो थॉमसन लगता है इसी समय ये सब रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, और उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जस्ट लाइक बताया कि केक, हाँ केक की तरह है, क्रिसमस पुडिंग है ना, केक की तरह है। और जैसे आप लोग केक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज देते हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना, उसी टाइप से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब समझो कि यही किशमिश है और यही छोहाड़ा है। समझ गए? ऐसा हमारे थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एक्चुअली चूंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि डाल्टन के थ्योरी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, एटम्स आर इंडिविजिबल। तो खुशी में जिस तरह मनगढ़ंत हो सकता है बैठा दिया इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक? कैसा है? रिजेंबल लाइक क्रिसमस पुडिंग, है ना, क्रिसमस पुडिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एक मिनट, यहां पर है क्या कि ये तो उनको लग रहा था कि एटम्स, ये जो एटम को उन्होंने कहा कि क्रिसमस लाइक पुडिंग, तो ओवरऑल उनको तो ये पता चल ही रहा था कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अब करें भाई क्या करें, इलेक्ट्रॉन तो उनको पता चल गया इट इज निगेटिवली चार्ज, लेकिन तब भी देख रहे हैं कि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। तो उन्होंने क्या बनाया, इसको कह दिया कि ये जो बाकी जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है? An atom may be regarded as a positively charged sphere in which protons are present. मतलब समझ लो कि इन सब में भरा हुआ है क्या, बाकी सारा जगह पर क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है? एटम को उन्होंने क्या किया, रिगार्डेड एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, रिगार्डेड एज 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 पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, रिगार्डेड एज
चार्ज स्फेयर, एटम, ओके। ये और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है इसमें, एम्बेडेड है इन दिस स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ये मेन बात उनके द्वारा बताया गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां मोशन में नहीं है उनके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग। अब सोचो आज हम क्या जानें, आज यहां तक कि अभी भी जो हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, आगे के क्लास में पढ़िएगा आप वेव थ्योरी के हिसाब से, तो और कुछ पढ़िए। क्या तो है हाइजेंस अनसर्टेनिटी, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब में कुछ और आप, हाँ, तो ये सब हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक। और एक तरफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जो कि निगेटिवली है, और पूरा स्फीयर को उन्होंने पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ओवरऑल उनका अपने हिसाब से बात सही रहा कि ये एटम क्या है, न्यूट्रल, ओके। तब फिर कुछ क्या बोले, अब स्टार्ट तो हो गया, इतना भर अब स्टार्ट हो गया कि एटम में अब इलेक्ट्रॉन दिखने लगा, प्रोटॉन दिखने लगा। तब आए रदरफोर्ड, उनको कुछ और लगा, उनको लगा ये, अभी मैं हल्का फुल्का बता देता हूं, उनको लगा ये कि एटम लगता है कि इसका टोटल मास जो है वो सेंट्रलाइज सेंटर पे है। ये जो उनके दिमाग में बस गया बात कि ये एटम का टोटल मास लगता है ओवरऑल सेंटर पे, और इस तरह से वो न्यूक्लियस की ओर चले गए। बात समझ रहे हो ना? अब खोज देखो बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद अब समझ में आ रहा है कि एक और चीज है, दैट इज न्यूक्लियस।